हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूएई वीज़ा से रिलेटेड कुछ ऑफिशियल न्यू अनाउंसमेंट के बारे में। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, रिसेंटली जो है कई वेबसाइट्स के थ्रू, कई कॉल्स के थ्रू, कई टोल फ्री नंबर्स के थ्रू ऑफिशियल जो यहाँ पर अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेरीज जो जा रही थी वो वीज़ा रिजेक्शन को लेकर जा रही थी कि हम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं लेकिन हमारा वीज़ा बार बार रिजेक्ट हो रहा है यूएई का। इसका कारण क्या है? तो इतने सारे क्वेरीज को देखते हुए जो है ऑफिशियल कुछ अनाउंसमेंट किए गए हैं कि आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट होने का क्या कारण है। सबसे पहला कारण जो बताया गया है कि यूएई की तरफ से कुछ बैन कंट्रीज़ हैं जिनके लिस्ट मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आप उस कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आप ये चीज़ फेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके ऊपर किसी भी तरीके का ट्रैवल बैन है तो भी आप ये प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। लेकिन आप नॉर्मली अगर आना चाहते हैं तो भी लोग अभी इस समय पे रिजेक्शन फेस कर रहे हैं। तो इसी का कारण बताया गया है। जो यूएई के अंदर बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं उनसे पूछताछ करके ये कंक्लूज़न लाया गया है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला चीज़ ये है कि अगर कोई माइनर का वीज़ा आपके साथ अप्लाई हो रहा है, यानी कि जिसकी उम्र जो है वो 18 साल से नीचे की है और उसका जो पेरेंटल डिटेल्स है वो अगर मिसिंग है या फिर मिस इन्फॉर्म्ड है, यानी कि गलत है। आप मान लीजिए फादर मदर और उसका सन है जो 18 इयर्स से कम एज का है, 11-12 इयर्स का है, तो उसका जो पेरेंटल डिटेल्स होगा उनके साथ जो अप्लाई किया गया है फादर का मदर का सेम एज इट इज़ होना चाहिए। तो इस कारण से भी माइनर्स का और साथ साथ में उनके पेरेंट्स का भी वीज़ा रिजेक्ट हो जा रहा है इस समय पे। तो ये डिटेल्स जो है वो सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए और सही से फिल किया होना चाहिए। ये पहला चीज़ बताया गया है। सेकंड जो है वो बताया गया है डुप्लीकेट एप्लीकेशंस, यानी कि डुप्लीकेट एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। आपने 1 मंथ का भी वीज़ा अप्लाई कर रखा है, आपने 2 मंथ्स का भी वीज़ा अप्लाई कर रखा है, आपने किसी को बोल के फ्रीलांस वीज़ा का भी अप्लाई कर रखा है या फिर स्पॉन्सर मल्टीपल वीज़ा अगर आप अप्लाई करते हैं सेम टाइम पे, तो इससे आपका फ़ायदा नहीं होगा, इससे आपका नुकसान ही होगा, आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कई ऐसे एप्लीकेशन सामने आ रहे हैं जिन्होंने मल्टीपल जो वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, फ्रेंड्स या फैमिली को बोला हुआ है आपने, वो अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको डाउट है तो आपने 1 मंथ का भी अप्लाई कर दिया, जो सा आ जाए हम उसी वीज़ा पर चले जाएंगे, ऐसा हाल हो रखा है इस समय पे। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, एट ए टाइम एक ही वीज़ा आप अप्लाई करें, ठीक है। थर्ड जो चीज़ बताई गई है वो है रीअप्लाइंग टू सून आफ्टर एग्जिटिंग द यूएई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग एग्ज़िट करते हैं और फिर से वापस आने का सोचते हैं, तो इसके लिए इस पॉइंट में एक नया नियम भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप 30 डेज़ के वीज़ा पर आए हुए हैं, यानी कि 1 मंथ के वीज़ा पर आप यूएई आए हुए हैं, फिर आप 1 मंथ के अंदर अंदर आपने एग्ज़िट कर लिया, तो एग्ज़िट डेट से 30 डेज़ तक आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस कारण से बहुत रिजेक्शंस आ रहे थे, इसलिए इसको सिस्टम में ही कर दिया गया है कि आप जब एग्ज़िट करते हैं 30 डेज़ तक आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप अगर सोच रहे हैं कि पास की किसी कंट्री में जो बहुत सारे इस समय पे जो यूट्यूबर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं आपको बोल रहे हैं कि आप आ जाइए विज़िट वीज़ा पर, ईज़िली एक्सटेंड हो जाता है, आप ओमान एग्ज़िट कीजिए, ये कीजिए, नहीं होगा, ठीक है। 1 मंथ के वीज़ा में आप अगर आ रहे हैं और आप ओमान एग्ज़िट कर जाते हैं तो आपका वीज़ा रीअप्लाई नहीं होगा। इस समय पे नियम चेंज हो रहे हैं। वो पहले होता था, आप बस से जाते थे, अपने कार से किसी के कार से जाते थे, जो भी जाते थे, आप बॉर्डर एग्ज़िट करते थे और आपका वीज़ा अप्लाई हो जाता था, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट होता था। लेकिन अब 1 मंथ के वीज़ा पर ऐसा नहीं होगा। तो आप सही समय का एटलीस्ट 1 मंथ का आप गैप रखें एग्ज़िट होने के बाद, उसके बाद आप रीअप्लाई कीजिए, ठीक है।
और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जब वीज़ा रिजेक्शन की जो बात हो रही है, ये पॉइंट में नहीं है, लेकिन जो रिसेंटली देखे जा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स आप लोग जो है इधर उधर का दे रहे हैं। ठीक है, अप्लाई करते टाइम आप सही डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, लेकिन जब एंट्री करते हैं बहुत लोग कॉल करते हैं कि हमें इमिग्रेशन पर रोका गया है, ये रोका गया है, तो हम फिर उनको बोलते व्हाट्सअप कीजिए आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स जब मिलाया जाता है तो उस समय पे डॉक्यूमेंट्स चेंज हो जाते हैं आपके पास होटल बुकिंग नहीं होती है, जो होटल बुकिंग आपने की हुई होती है, वीज़ा आ जाता है, आप वो होटल बुकिंग कैंसिल कर दे रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। होटल बुकिंग आपकी जो या स्टे डिटेल, जो भी स्टे डिटेल्स है आप वो दीजिए, जो वीज़ा अप्लाई के टाइम पे दे रहे हैं वही आप लेकर आइए। आपको इमिग्रेशन वाले कुछ नहीं बोलेंगे। आपके पास प्रॉपर फ़ंड होना चाहिए। हम जब पूछ रहे हैं आपके पास फ़ंड है, आप एंट्री कर सकते हैं, तो आप बोल रहे हैं हाँ फ़ंड है, लेकिन बाद में जब इमिग्रेशन पर रोका जा रहा है तो आप बोल रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं, आप हेल्प कर दीजिए या किसी को बोल के हेल्प कर दीजिए, पैसे का हम बाहर आके आपको पैसे लौटा देंगे। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आपको बाकायदा अकॉर्डिंग टू योर नेशनलिटी आपको कैश लेकर आना है या कार्ड लेकर आना है आपको, जिसमें प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए। वीज़ा अप्लाई करते टाइम जो आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं सेम डॉक्यूमेंट आपको लेना है। आप जितने मेंबर्स का अप्लाई किए हों कि एक नहीं आ पाया, दो नहीं आ पाया, तीन नहीं आ, ऐसा आपने नहीं करना है। इससे क्या होगा, इमिग्रेशन में आपको प्रॉब्लम होगा। फिर आप लोग क्या करते हैं, जिस एजेंसी से आप लोग वीज़ा लिए हुए होते हैं उनको बड़ा परेशान करते हैं। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।